नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि हमारा चैनल का नाम द चैंपियन क्लासेज है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, द चैंपियन क्लासेज अकबरपुर। आपको पता बता दें, पचरुखी खोटी शिव मंदिर त्रिदेव लाइब्रेरी के बगल में ये संस्थान चलती है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा ये संस्थान आपको देती है। मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं एमएससी केमिस्ट्री से किया हूँ और बीएड कंप्लीट है मेरा। सीटेट क्वालिफाई हूँ, एस्टेट क्वालिफाई हूँ कि बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या सिखाना है, सभी का आइडिया हमारे पास है। तो आइए एक बार जुड़िए हमारे कोचिंग संस्थान। ऑफलाइन बैच मॉर्निंग में और इवनिंग में बच्चों का भी चलता है, क्योंकि ये कोचिंग जो है 6 to 12 तक का है। तो 6 to 12 मॉर्निंग में आपको 8 से 12 तक का बैच है और इवनिंग में आपको 6-7 का बैच मिलेगा। ठीक है, तो आप कभी भी हमारे संस्थान में आकर, पता एक बार आपको फिर से बता दें, पचरुखी खोटी अकबरपुर शिव मंदिर के बगल में, शिव मंदिर के पीछे आप लाइब्रेरी है, एक त्रिदेव लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है वो, उसके जस्ट बगल में आपका ये कोचिंग संस्थान है। ठीक है, तो ये तो हो गई कोचिंग की परिचय। अब हम बता देते हैं आपको कि हम इस चैप्टर में आप जो थंबनेल देकर आए हैं उस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग थंबनेल देकर आए होंगे रियल नंबर्स का। ठीक है, तो जैसा कि आपको हमने यहाँ लिख रखा है कि हमें रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमको जानना है ताकि क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो रियल नंबर्स में हम लोग को पता होना चाहिए। रियल नंबर्स, पहले तो चैप्टर का नाम है, आपको बता दें, हम लोग क्लास 10 का ये चैप्टर 1 है। क्लास 10 चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसे हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो पता होने चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर सके। क्योंकि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको खुद करना है। हम यहाँ क्वेश्चंस बता देंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद उस क्वेश्चन को बनाने के लिए नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो हम आपको थ्योरी इतने अच्छे तरीके से बता देंगे कि क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और चूंकि क्रैश कोर्स भी चल रहा है हमारे ऑफलाइन बैच में, तो वहाँ भी क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें गारंटी है आपको, मैथ में पास होने की गारंटी। वैसे बच्चे जिनको लगता है कि हम साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ें, कुछ भी नहीं सीखें मैथ में, वैसे बच्चे जरूर जुड़े हमारे ऑफलाइन बैच से। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए सारा कुछ आपको लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर वास्तविक संख्या, फिर काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, भिन्न क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, शून्य पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, सम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्या क्या होते हैं, यौगिक या अभाज्य संख्या क्या होती है, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, और इक्विल विभाजन परिमेय। इतना आप चैप्टर 1 से अगर थ्योरी कंप्लीट कर लिए तो 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में पक्का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 10 सवाल कम से कम आते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में 10 सवाल आते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संख्याएं हैं, संख्याएं क्या होती है। संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है संख्याएं कितनी है? तो संख्याएं या अंक बोल दे कितनी है, 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 संख्या है। ठीक है, जिसको अंक भी बोलते हैं, डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी 0 से लेकर 9 तक। अब संख्या के बाद इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा है क्या क्या? तो संख्या के बाद आपको मालूम होना चाहिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, जैसा कि आपका वहां लिखा हुआ है। वास्तविक संख्या लिखा हुआ है, तो देखिए, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, एक हमारा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं,
अब आप लोग सोच रहे हो इंग्लिश भी बता दीजिए। इंग्लिश जरूर बताएंगे। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, वहीं वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर्स बोलते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोला जाता है। अब सवाल बनता है, सवाल उठता है कि रियल नंबर्स बोलते किसको है। तो देखिए, वैसी संख्या, सुनिएगा ध्यान से, वैसी संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सके उसे हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। काल्पनिक संख्या किसे बोलते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सके उसे हम लोग काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। और इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर, यानी सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि काश ऐसा संख्या होता, लेकिन वो संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो वास्तविक संख्या के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हम लोग संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। 0 हो सकते हैं, -1 हो सकते हैं, +1 हो सकते हैं, बटा में हो सकते हैं, पूर्णांक में हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अनंत तक। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाएगी जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि काल्पनिक संख्या किसे बोलते हैं, तो वैसे संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर नहीं देखते हैं। जैसे में आप लोग कभी भी -√5 नहीं देखे होंगे। √5 करने का मतलब माइनस में कोई भी रूट का संख्या नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको। माइनस अंदर में अगर कोई संख्या है वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5 ही नहीं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। रूट के अंदर आपको माइनस में कभी भी संख्या देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही कोई रूट आपको माइनस में दिखेगा। रूट कभी कभी माइनस में दिख जाएगा जब हम समीकरण बनाएंगे, लेकिन ये दिख जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, माइनस में रूट दिख जाएगा, लेकिन रूट के अंदर माइनस आपको कभी नहीं दिखेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमारा काल्पनिक संख्या हो गया। अब देखिए ये रियल नंबर है ना, इसके भी दो पार्ट है। रियल नंबर्स के भी दो पार्ट है। अब रियल नंबर्स के क्या क्या है, तो रियल नंबर्स, तो हम लोग दो दो संख्या के बारे में सीख गए। एक हम संख्या के बारे में, एक वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब हम सीख रहे हैं वास्तविक संख्या के जो दो रूप होते हैं, दो भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा, अपरिमेय संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सवाल बनता है कि परिमेय संख्या बोलते किसे हैं, अपरिमेय संख्या बोलते किसे हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, और q के जगह पे 0 नहीं हो। कहने का मतलब सिंपल याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा कि p/q के रूप में लिख सकते हैं और q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अब सवाल बनता है कि ये p और q क्या है, तो p का मतलब हम लोग को पता है अंश होता है, और q का मतलब हम लोग को पता है हर होता है। यानी हर के स्थान पर 0 नहीं होगा, वो परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 1/2 हो सकते हैं, 0/2 हो सकते हैं, 5/3 हो सकते हैं। अब कहिएगा ये 0/2 क्यों लिए, तो देखिए 0 जो है अंश के जगह पे है, हर के जगह पे नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। वहीं अगर हमारा 2/0 रहता, 2/0 अगर रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि q के जगह पे क्या है, 0 है। लाइट कट गया था, थोड़ा सा लाइन कट जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो ये 0 है, नीचे है, q के स्थान पे है, तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो परिमेय संख्या कौन होंगे, जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे, वैसा संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कहने का मतलब p/q के रूप में
नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से संख्या हो सकते हैं? √2 हो सकते हैं, √3 हो सकते हैं, √5 हो सकते हैं, √7 हो सकते हैं। आप कहिएगा √4 क्यों छोड़ दिए? √4 इसलिए नहीं लिए क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है। वर्गमूल आप लोग पढ़ेंगे 8वां क्लास में, तो √4 का निकल जाएगा, तो वो हमारा क्या नहीं होगा। अब देखिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में समझ गए, अपरिमेय संख्या के बारे में सीख गए। ठीक है, अब सवाल बनता है कि इसके भी क्या पार्ट्स हैं, इसको भी क्या एक दो भाग में बांटा गया है, अपरिमेय संख्या को या कितने भागों में बांटा गया है, ये भी सवाल उठता है। तो अपरिमेय संख्या को कोई भाग में नहीं बांटा गया है, लेकिन परिमेय संख्याओं को आपको दो भाग में बांटा गया है। क्या क्या? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परिमेय संख्या तो हम लोग पढ़ लिए, अपरिमेय पढ़ लिए। परिमेय संख्या को दो भाग में, भिन्न और पूर्णांक। ठीक है, तो परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर होता है हमारा भिन्न और दूसरा नंबर होता है पूर्णांक। अब देखिए भिन्न किसको बोलते हैं? तो भिन्न को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, फ्रैक्शन। जो इंग्लिश मीडियम वाले तो उनको तो इंग्लिश समझ में आता होगा। और पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न किसको बोलेंगे? तो भिन्न का मतलब होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन q के जगह पे क्या होना चाहिए? q के जगह पे 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, ऐसा शर्त रखता है ये। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? तो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 1/2, 3/2, 4/5, ये सारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हर के स्थान पे एक नहीं है। अब कहिएगा 2/1 होगा क्या? ये भिन्न है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हर के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है, इसीलिए ये भिन्न नहीं है। अब कहिएगा कि पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो पूर्णांक इसके ही जस्ट अपोजिट हो जाता है। पूर्णांक के को बोलता है ना कि क्यू के जगह पे क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। सिंपल। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है? क्यू इक्वल नॉट 0 1, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कहेगा कि क्यू के जगह पे एक होना चाहिए, उसी को हम पूर्णांक मानेंगे। जैसे में क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल हो सकता है 1 2 3 4 5, 0 भी हो सकता है, 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, कुछ नहीं है तो नीचे एक मानेंगे ना, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, दो के नीचे कुछ नहीं तो एक, तीन के नीचे कुछ नहीं तो एक, चार के नीचे कुछ नहीं तो एक, पांच के नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। यानी क्यू के जगह पे एक होगा, वो हमारा पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आता है सवाल कि क्या भिन्न को कितने भाग में बांटा गया और पूर्णांक को कितने भाग में बांटा गया? तो पूर्णांक को तो कोई भाग में नहीं बांटा गया, या फिर फ्रैक्शन को कोई भाग में नहीं बांटा गया, ऐसा सवाल बनता है ना। तो फ्रैक्शन यहाँ तक सीमित है, भिन्न जो यहाँ तक सीमित है, लेकिन पूर्णांक हमको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो पूर्णांक को हमारा देखिए, पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। ठीक है, कौन कौन? तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या का नाम सुने आप लोग? तो प्राकृत संख्या बोलते हैं या धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इंग्लिश क्या होता है? तो प्राकृत संख्या को हम लोग को पता है नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर्स, और धनात्मक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक। फिर एक है हमारा जीरो पूर्णांक। ठीक है, क्या है? जीरो पूर्णांक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना शून्य पूर्णांक, तो हिंदी में लिख देते हैं, जीरो नहीं लिखते हैं, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, अब देखिए हमारा है क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। चलिए यहाँ तक समझिएगा। अब देखिए
प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है तो उसी को हम धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। शून्य पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो जीरो को हम लोग शून्य पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो माइनस में लिखा हुआ रहेगा, नेगेटिव लिखा हुआ रहेगा, वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो नेचुरल नंबर्स में तो क्या होगा? गिनती की संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाएगा गिनती की संख्या। ठीक है, वहीं हमारा जीरो, तो जीरो पूर्णांक मात्र एक संख्या है जो है जीरो। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं? तो ऋणात्मक पूर्णांक भी आपका -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक जा सकता है। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, जीरो को हम लोग शून्य पूर्णांक या जीरो इंटीजर बोलेंगे, माइनस में जो संख्या रहेगी उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। एक आपका लास्ट बच गया है, वो क्या है? वो है आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या इसी से बनता है। किससे बनता है भाई? तो पूर्ण संख्या जो बनता है ना, वो प्राकृत संख्या और शून्य पूर्णांक मिलकर बनता है, यानी धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक मिलकर बनता है। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संख्या, गिनती के संख्या में जीरो को शामिल कर देने पे क्या बनता है? तो गिनती के संख्या में जीरो को शामिल कर देने पे पूर्ण संख्या बनता है। हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं ऐसा, कि गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दी तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो वही देखिए, गिनती का संख्या हमारा ये है प्राकृत संख्या, इसमें हम शून्य को शामिल कर दिए तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, पूर्ण संख्या लिख दिया ना, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स पूर्ण संख्या है, याद रखिएगा। नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब देखिए, इतना आपको हम बता दिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आराम से आपको समझाया गया है, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार वीडियो को देखिए, सीखिए, पूरा चैप्टर को मतलब पूरा रगड़ दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। तो हमने क्या क्या सीख लिया यहाँ तक? अभी तक हमने संख्या के बारे में सीखा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, यहाँ तक हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण इसको मिटाना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हमने पूर्ण संख्या तक देख लिया था। अब देखिए, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और इक्वल विभाजन, ये रह गया, इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम संख्या के बारे में, कि सम संख्या किसको बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए हर हाल में कि सम संख्या बोलते किसको है। ठीक है, सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। अब सवाल उठता है ये, इवेन नंबर बोलते किसको है? तो इवेन नंबर वैसी संख्या है, कहने का सिंपल मतलब कि वैसी संख्या है जिसे हम लोग दो से विभाजित कर सके, सम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो जो जो दो से जो विभाजित हो जाएगा वो हमारा सम संख्या कहलाएगा। अब दो से विभाजित होने वाले कौन कौन से सम संख्या है? तो दो से विभाजित होने वाले सबसे पहले तो आपका कौन हो जाएगा? दो खुद हो जाएगा, चार हो जाएगा, छः हो जाएगा, आठ हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ये तो सम संख्या हो गया। अब है अगला विषम संख्या। विषम किसको बोलते हैं? विषम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो विषम संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। तो विषम संख्या को इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। अब ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? तो वैसी संख्या, इसका उल्टा कर दीजिए, वैसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो। तो कौन कौन से हो गए? एक हो गए, तीन हो गए, पाँच हो गए, सात हो गए, आठ नहीं होगा, नौ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो से विभाजित नहीं होना है, कोई और संख्या से विभाजित हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नौ जो है तीन से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन दो दो से तो विभाजित नहीं ना हो रहा है।
यानी कि याद रखिएगा, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा, यानी कि विषम संख्या कहलाएगा। यानी हमने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में भी जान लिया। अब अगला है यौगिक। क्या है? यौगिक संख्या, या इसी का एक और नाम है भाज्य संख्या। इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं या भाज्य संख्या भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कंपोजिट, क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब सवाल बनता है कि ये कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? तो देखिए, सिंपल याद रखिएगा, वैसा संख्या, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, ये इसमें से कौन कौन से ऐसे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से विभाजित हो रहा है? तो देखिए, एक जो है एक से विभाजित हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। दो जो है एक से हो रहा है और दो से हो रहा है, यानी एक से तो हो रहा है, स्वयं से भी हो रहा है, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। तीन भी देखिए, एक से विभाजित हो रहा है, तीन से विभाजित हो रहा है, कोई और संख्या से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। चार देखिए, एक से विभाजित हो रहा है, चार से विभाजित हो रहा है, और ये दो से विभाजित हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमको कह सकते हैं यहाँ पे कि जो चार है वो हमारा क्या है? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। तो यहाँ से सवाल भी बनाते हैं कि सबसे छोटे भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है वह 4 होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल बन सकता है, तो ध्यान में देना है इस पे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, डॉट 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 इसी तरह अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो हमने भाज्य संख्या के बारे में भी सीख लिया। अब अगला है हमारा अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। ठीक है। रूट संख्या, या क्या बोल सकते हैं? रूट संख्या या अभाज्य संख्या। ठीक है। अब देखिए, रूट संख्या या अभाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है, प्राइम, प्राइम नंबर। ठीक है। अब देखिए, इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रूट या अभाज्य संख्या बोलते किसको है। तो आप याद रखिएगा, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या या रूट संख्या बोलेंगे। इंग्लिश में इसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, हाँ अभाज्य पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाँ अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने संख्या ले लिया 1 2 3 4 5 6, कुछ भी संख्या। अब देखिए, एक जो है एक से तो कट रहा है, स्वयं भी तो एक ही है, तो ये तो होगा नहीं। तो एक ना ही हमारा भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या में रखा गया है। दो जो है एक से कटेगा और दो से कटेगा, यानी एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। तो जो एक और स्वयं से कटे, कोई और संख्या से नहीं कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है। तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 तो होगा नहीं, 5 हो जाएगा, और क्या हो सकते हैं? यहाँ पे देखिए, 8 के बाद 9 भी हो सकता था, 9 नहीं लिए, 10 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब हमारा भाज्य संख्या है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या, और जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है। अब देखिए, हम लोग यौगिक यानी भाज्य संख्या के बारे में सीख गए, रूढ़ या अभाज्य संख्या। अब आती है बात सह अभाज्य। तो सह अभाज्य किसे बोलते हैं? तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि सह अभाज्य किसे बोलते हैं। तो सह अभाज्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ठीक है।
अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होती है। तो देखिए को प्राइम नंबर वैसे संख्या को बोलते हैं जिसका मासा जो है ना एक आए हमेशा। जैसे दो संख्या इसमें रहता है, जैसे 2 और 3 ले लीजिए, इसका मासा निकाल के देखिए हमेशा एक आएगा। 5 और 6 ले लीजिए, मासा निकाल के देखिए हमेशा एक आएगा। 7,8 ले लीजिए, यानी देख रहे हैं गैपिंग एक का है। गैप कितना का है, एक का है, एक संख्या का गैप है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर वो वाला मैच अगर नहीं करेगा कहीं कहीं, तो ये याद रखिएगा कि वैसा संख्या जिसका मासा निकालने पर एक आए वो क्या कहलाएगी, वह सअभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, जो आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से नीचे में। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, सवाल आप बनाते हैं इससे। यूक्लिड विभाजन परिमिका का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और कॉमा देते हैं हम लोग। अब कहिएगा बी क्यू आर कॉमा ये क्या क्या दे रहे हैं आप, इससे क्या मतलब है आपको। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको बुक में दिखा मिलेगा। ठीक है। एनसीईआरटी का बुक अगर आपके पास होगा तो उसमें मिलेगा। ठीक है। और इस फार्मूला के अलावा क्या और याद रखना है, 0 से बड़ा आर होना चाहिए और आर से बड़ा बी होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये सवाल बनता है। तो इसको भी हम आपको समझा देते हैं सिंपल भाषा में। देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग भाग लगाते हैं कोई संख्या को, भाग लगाते हैं। अब भाग जो लगाते हैं तो ये बीच वाला को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीच वाला को हिंदी में हम लोग भाज्य बोलते हैं, सभी को पता है। और जिससे भाग लगा रहे हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, सभी को पता है। और जो हमारा जितना बार में लगाते हैं वो हमारा भागफल कहलाता है, और जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग शेषफल या शेष बोलते हैं। ठीक है, सभी को पता है। अब यही जो भाज्य है ना, इसी को इंग्लिश में ए दर्शाया गया है, भाजक को बी के रूप में दर्शाया गया है, भागफल को क्यू के रूप में, और शेषफल को आर के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। यूक्लिड विभाजन परिमेय बनाने का यही एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से बनता है यूक्लिड विभाजन परिमेय को शो करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से आपको मासा निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी देखेंगे समय रहा तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन परिमेय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला आपको याद और रखना है इसमें चैप्टर में, एक फॉर्मूला और याद रखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में होता है मासा गुने लासा, लिखिए, या लासा गुने मासा। कहने का मतलब दो संख्या आपको दे दिया, अगर उसका आप मासा और लासा निकालने के बाद गुना करिएगा ना तो वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी को कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, a इंटू बी इक्वल में HCF इंटू LCM। इसी से बहुत सारे फार्मूला बनते हैं। मासा को इधर ले आया तो लासा निकालने का बन जाता है, पहली संख्या दूसरी संख्या को उधर भेज दिए। जैसे क्या क्या बन सकते हैं फार्मूला, जैसे ए है तो पहली संख्या का निकालना है, मान लीजिए हमको तो पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या अगर आपको निकालना है तो क्या क्या दिया हुआ रहेगा, तो मासा दिया हुआ रहेगा इंटू लासा दिया रहेगा और दूसरी संख्या दिया रहेगा। चूंकि पहली संख्या को हम इधर रखे हैं, दूसरी संख्या गुना में उधर अगर हम भेजते हैं तो ये होती है भाग में जाता है, दूसरी संख्या क्या हो गया, भाग में चला गया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला और बन सकता है, क्या बन सकता है, तो देखिए पहली संख्या को हम इधर रखें ना, दूसरी संख्या को भी तो इधर रख सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, लासा को इधर रख के मासा को इधर भेज सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। कहने का मतलब इससे और क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, देखिए दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला यहीं पे हम बना देते हैं। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, तब क्या करिएगा, पहली संख्या को उधर भेजिएगा भाग में, यानी कहने का मतलब मासा गुने लासा बटा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
अब देखिए, पहली संख्या को निकालने के लिए ये फॉर्मूला बना, दूसरी संख्या को निकालने के लिए बना। कभी कभी क्या करेगा, लासा निकालने के लिए बोलेगा, मासा और दूसरी संख्या और पहली संख्या दे देगा, तो उस समय क्या करिएगा, तो देखिए लासा का भी फॉर्मूला बना देते हैं आपको। लासा को इधर ये स्टॉप करिए, मासा को इधर भेजेंगे भाग में, तो मासा को भाग में भेजेंगे, तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हमारा लासा को इधर रखे है ना, तो मासा को भेजिए, तो मासा जो है बटा में हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लासा को उधर भेजते हैं, मासा कभी कभी निकालने के लिए दे देगा, तो क्या करिएगा, तो मासा निकालने के लिए दे दे तो क्या करिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लासा। ठीक है, तो इतना जो हम बताएं आपको फॉर्मूला या फिर जो भी कुछ बताएं, इससे लगभग 10 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव में आपका सॉल्व होगा। और इसके अलावे भी इस चैप्टर से जो लघुतरीय प्रश्न आते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसको भी बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा। समय कम है, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये चैप्टर बनाने के लिए इतना जो हम बता दिए हैं, इतना इनफ है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।